उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। कहा जाता है कि बिजली, पानी और सड़क, ये तीन चीजें भारत की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और खासतौर पर चुनावी राजनीति को। उत्तर प्रदेश में हर गर्मी बिजली का संकट, मेरे ख्याल से कोई पीढ़ी ऐसी नहीं होगी जो ये दावा कर पाए कि मैंने अपने जीवन काल में या मैंने उस सन में ऐसी गर्मी भी देखी उत्तर प्रदेश में जिसमें बिजली का संकट नहीं हुआ, हाहाकार नहीं हुआ, लोगों में आक्रोश रोष नहीं पनपा। और मजे की बात ये, समस्याएं भी वही वाली पुरानी पुरानी, वही तारों का टूटना, वही खेत जल जाना, किसान का नुकसान, फसल का नुकसान हो जाना, वही ट्रांसफार्मर का फुक से उड़ जाना, वही लोकल फॉल्ट के नाम पर लोड शेडिंग, कटौती, कागज में लिख के आ रहा है 4 घंटे की कटौती, जमीन पर हो रही है 8 घंटे की कटौती 10 घंटे की कटौती। ये दृश्य है। सरकार कोई रही हो, किसी भी सरकार में ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हुई कि जितनी मांग उतनी बिजली नहीं हुई ना। वो सब प्रश्न अलग है कि लाइन लॉस उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा क्यों है। उसके कुछ व्यवस्थागत कारण थे तो कुछ राजनीतिक कारण भी थे भाजपा की सरकार आने से पहले तक। कुछ खास वर्गों के इलाकों में बिजली के बिलों का रियलाइजेशन न करने का दबाव बिजली विभाग पर रहता था, ऐसा भी आरोप लगता रहा। और जितना बड़ा नेता, वो एक दौर में मुझे याद है मैंने एक बार इस पर एक डिबेट की थी 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, कि जितना बड़ा नेता उसके इलाके में उतना ही बिजली चोरी की मात्रा ज्यादा। इससे ये भी पता लगता है कि अगर आप बड़ा नेता पैदा कर दें अपने इलाके में तो बिजली चोरी की सहूलियत बढ़ जाती है। ये अलग किस्म का व्याकरण है, लेकिन है उत्तर प्रदेश में। वो कहता चाहे जा खटिया डालो, हम बैठे, चिंता ना करो। एक दूसरा पहलू है, फ्री बिजली बांटने वाला जो एक शगल शुरू हुआ हिंदुस्तान में, उस उत्तर प्रदेश में उससे अछूता नहीं। बिजली की समस्या है, बिजली की उपलब्धता नहीं है, उसी में आपको वोट के लिए कुछ फ्री का तड़का भी लगाना है कि भाई किसान को फ्री देनी है, इतने यूनिट वाले को फ्री देनी है, यहां ये रियायत देनी, तो कुल मिला के चीजें और खराब हो जाती हैं। सरकारी बिजली कंपनियां पहले से ही कुप्रबंधन के चलते, अस्त व्यस्तता के चलते तबाही की ओर है। उनमें कुछ जो आता है अधिकारी एमडी बन के, वो अपना वक्त काटता है, थोड़ा बहुत देखता है कि भाई उसके लाभ की चीजें कहां से अर्जित हो सकती है, उसके बाद नमस्ते कर देता है। तब फिर वो बंजर भूमि विकास में ट्रांसफर हो जाता है। या इसके पीछे कई घटक, कई कारण समाहित है, सक्रिय है, कोई एक दो कारण नहीं। और बिजली का अभी जो प्रबंधन है वो इस अंदाज में होता है, अभी यहां बिजली दीजिए, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या। तो वो अधिकारी भी बड़ा चतुर होता है, वो बाकी जगह से काट के जहां हुजूर कह रहे वहां दे देता है, कहता लो। जब बाकी वाले धरना प्रदर्शन रोड जाम करते हैं तो थोड़ी उधर भी दे देता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे को। लेकिन परिस्थिति यही है। क्या योगी सरकार
अपने इस दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को एक स्थायी ढांचागत सुधार दे पाएगी? ये मसला समस्या का हल नहीं कि जिस मोहल्ले में ज्यादा हंगामा हुआ वहां बिजली दे दी और दूसरे की काट दी। ये कोई तरीका है? नहीं। स्थायी तौर पर ऐसी व्यवस्था जिसमें मांग और आपूर्ति का अनुपात सुधरे, जिसमें लाइन लॉसेस कम खत्म हो, बहुत मिनिमम हो, जिसमें बिलिंग और बिल के बाद अमाउंट का रियलाइजेशन वसूली दोनों पारदर्शी हो, दोनों प्रोफेशनल एटीट्यूड पर आधारित हो, ट्रांसफार्मर, मीटर, तार, इन सब की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज मैं बहस करने आया हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाकी सब चीजें एक तरफ, ये बिजली एक ऐसी चीज होती है जिससे 100% आबादी प्रभावित होती है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रतिशत, 100%। इसलिए यह मुद्दा बड़ा है। मेहमानों से आइए आपका परिचय करा दूं। हाँ, एक मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट हमारे साथियों ने तैयार की है। इसी बिजली की जो सियासत है और जो सियासत की बिजली है उस पर जरा एक बार उसको देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और बहस में चलाएं। झुलसाती गर्मी, कोयले की कमी और बेतहाशा बिजली की कटौती, ये हर साल का हाल है, ये हर साल का सवाल है। लेकिन हर बार होने वाले इन हालात का कोई स्थायी हल निकल ही नहीं पाता है। इस बार तो अप्रैल में ही बैरन हो गई है बिजली। 3 से 4 घंटे तो मिनिमम जाती ही जाती है लाइट, जिसके चलते सभी को परेशानी हो रही है। अगर बात करें स्कूलों की तो बच्चे जो होते हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट चली जाती है। इन्वर्टर भी कब तक चले, बैटरी डाउन हो जाती है। 4 से 6 घंटे 8 घंटे डेली बिजली जा रही है। CBS के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इन्वर्टर भी बोल रहे हैं। बिजली की जी समस्या है, काफ़ी देर तक बिजली नहीं आ पाती। जो मेरा काम है, कॉफ़ी की मशीन है मेरी, या जो है फ्रिज वगैरह है, मेरा सामान भी खराब हो जाता है और जो ग्राहक है वे वापसी जाते हैं और बिजली ना आने के कारण। गर्मी की तपिश में तापीय बिजली घरों में कोयले की कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली इंजीनियर महासंघ ने तो जरूरत से कम कोयले के कारण बड़े संकट का दावा किया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि अप्रैल में यह हाल है तो मई और जून में क्या होगा। बिजली की कटौती ने किसानों से लेकर कारोबारियों तक सबको परेशान कर रखा है। अभी पिछले 2 वर्ष के कोरोना कार्यकाल में वैसे ही बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। हालांकि विद्युत की आपूर्ति बहुत अच्छी रही थी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि सब विद्युत की आपूर्ति हमारी निर्बाध रहेगी और कटौती पर विशेष ध्यान दें। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, 1-1.5 महीने से, कि विद्युत की आपूर्ति बार कट ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में कम से कम 20 से 30% का नुकसान हो रहा है। अब बिजली समस्या का बत्ती आए ना रे, कैसी हुई नंबर डालते नहीं, नंबर 8 दिन तक नंबर लगे, बिजली आ नहीं रही है। अब किसान हम मरे जा रहे हैं, यहाँ जाकर बिजली के मारे बहुत दिक्कत है, बड़ा संकट है। 8 दिन हो गए जाकर के कहीं बिजली वाला लाइन काट रहा है, अब कहीं जाकर के उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, बिजली दे ही नहीं रहे। इस यहाँ से लाइन काट रहे, वहाँ से लाइन काट रहे, ये कर रहे वो कर रहे, यही सब नगर वालों को जीने नहीं दे रहे बिजली वाले। बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के आगे खड़ी है। फसलें हमारी सब सूख ही जा रही हैं और बिजली दे नहीं रहे, बिजली दे भी रहे तो लाइन काट ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड समेत देश के करीब 12 सूबों में बिजली का विकट संकट सामने आ खड़ा हुआ है। हालांकि यूपी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कमर कस ली है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकट के समाधान के लिए मीटिंग और मंथन किया है। साथ ही सख्त आदेश भी दिया है कि बेवजह कटौती न की जाए। सीएम ने कहा है कि 24 घंटे बिजली देना प्राथमिकता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में दिक्कत और बिजली का तार टूट जाने पर तुरंत समाधान किया जाए। बिजली मंत्री A.K. शर्मा भी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बिजली की व्यवस्था में जुटे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा अब मांग बहुत ज्यादा है।
ऊर्जा विभाग में कार्यरत सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता की सेवा के लिए रात दिन सजग, तत्पर और उपलब्ध रहें। हमेशा से सियासत का सबब भी रही है बिजली। बीती सरकारों में जहां कई जिलों में बल्ब तक नहीं बुझते थे, तो वहीं कई जिलों में बिजली के दर्शन दुर्लभ हो जाते थे। इधर बिजली की कटौती ने विपक्षी सियासत को भी करंट दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने तंज करते हुए कहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। बहरहाल गर्मी का सितम है, परीक्षाओं का समय है। खेतों की सिंचाई के इस वक्त में बिजली कटौती से हर कोई हलकान है। बिजली गुल होने पर सियासत भी फुल है। ऐसे में सवाल ये है कि हर साल होने वाले इन हालात का कब निकलेगा हल? कब तक बिजली कटौती से लगता रहेगा जनता को करंट? सवाल ये भी है कि कोयले की सही सप्लाई के लिए क्यों नहीं बनाई जाती है एक सिस्टम वाली चेन? बिजली गुल, सियासत फुल, इससे बड़ी कोई हंसने की बात और हो सकती है कि 30-35 साल से तो वही सुन रहा हूं सरकारों का ये उत्तर कि गर्मी के मौसम आ जाने के कारण मांग बढ़ गई बिजली की, इसलिए समस्या हो गई। गर्मी का मौसम अचानक आता है क्या? उससे पहले पता नहीं कि गर्मी आएगी इस साल, हर साल आती है और मांग बढ़ेगी। कोई गर्मी का मौसम ऐसा रहा क्या आजाद भारत के इतिहास से नहीं, अंग्रेजों के समय से नहीं, और औरंगजेब और अकबर के समय से, जब बिजली की मांग, रोशनी की जरूरत ना हो? नहीं ना, किसी बातें करते हैं सरकारी लोग। आइए मेहमानों से परिचय करा दें। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। एसके मेहंदी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, मेहंदी साहब का स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, सुधा जी का स्वागत है। अवधेश वर्मा अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, चेयरमैन राज्य विद्युत परिषद, उपभोक्ता परिषद। तो जरा उनको इसलिए हमने बुलाया कि जरा उनसे भी समझ लें भाई उपभोक्ताओं का हित कहाँ है, क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है। अभी विपक्ष के दो साथी मेरे साथ हैं। पहले मैं इनसे समझ लूं कि इनके पास रिपोर्ट क्या है बिजली की स्थिति पर, फिर बीजेपी से उस पर बात करूं। एसके मेहंदी जी, अब भी उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है इस वक्त? उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बिजली के संकट से जूझ रहा है जी, और ये गलत विद्युत नीति के चलते आज इस द्वार पर आकर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, जहां पर आम जनता को बड़े पैमाने पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए साहब, परीक्षा का समय चल रहा है, अप्रैल महीने से गर्मी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। ऐसे में जिस तरीके से लापरवाही किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी बड़ी लापरवाही हमने नहीं देखा था। जब हमारे पास आप मेरी बात सुन, अरे भाई आप मेरी बात सुन लीजिए। आज के 20 साल पहले की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तब हमारे पास ना पावर थर्मल थे, ना उपकेंद्र था, ना बिजली का एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको याद होगा 12 से 17 के बीच में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, शायद उसी का नतीजा था कि 17 से 22 तक उसी पर इन्होंने काम किया। लेकिन जिस तरीके से बदहाली के द्वार पर विद्युत विभाग को लाके, ठीक है महाराज, अब एक बार में ज्यादा हो जाएगा, इतने आरोप पर्याप्त हैं, अभी रुको थोड़ा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, जिन इलाकों से आपका संपर्क होगा या आपके पास सूचना आती होगी, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है बिजली की सप्लाई की? देखिए, जब किसी चीज के संकट पे आपको पता होता है कि हर साल ये होने वाला है, सरकारों को पता होता है कोयले का संकट होने वाला है, इसका अंदेशा दिसंबर से लगने लगा था कि हम आयात नहीं कर पा रहे हैं, जितना आयात करना था उतना हम कोयला आयात नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य कोई भी रहा हो, ये बात हमें मालूम थी देश के स्तर पे कि कोयले का आयात हमने कम कर दिया है। 12% उसका आयात दर कम हो गया है। हम खनन उतना नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास ज्यादा भंडारण होने के बाद हम द्वितीय स्थान पे हैं विश्व में, लेकिन आयात करने में हम चौथे स्थान पे हैं। ये हमारी स्थिति हमारे देश की है। हमें मालूम होता है कि जब हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी, गर्मी आएगी, ये होने वाला है। मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे सरकार से कि जब स्थितियां होने वाली हैं, जबकि अपने देश में
प्रति व्यक्ति जो यूनिट खर्च है प्रति व्यक्ति वो बहुत कम है बाकी देशों की तुलना में। अमिताभ सर, आप जानते होंगे इस बात को कि हम बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। उसके बाद अगर प्रति व्यक्ति हम बाकी देशों की तुलना में कम खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास एक लाइन तो होनी चाहिए कि मार्च अप्रैल मई जून आने वाला है तो ये होना चाहिए। हम बार बार ये कह के नहीं हट सकते हैं कि ये क्यों हुआ। मैं आपको 2 बातें बता जाती हूँ। बाराबंकी के ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने गोबर और कोयले की बैटरी को इकट्ठा करके बिजली उत्पादन कर दिया। ललितपुर में मंगल टरबाइन बना था। तो हमें वो सोचना है कि कैसे इन स्थितियों से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात सुना, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब बड़ी अच्छी बात, हमारे साथ अवधेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अवधेश भाई का स्वागत है। अवधेश जी, अभी स्थिति क्या है बिजली की, सप्लाई की, पैदावार की, कोयला की, भट्टी की, इस सब की मिला के सो बताओ। देखिए सर, जहां तक सवाल है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश को रोज लगभग 87,900 मीट्रिक टन कोयला चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो कोयला उपलब्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश को वो 61,309 मीट्रिक टन है। यानी कि केंद्र। अच्छा, बाकी क्या हम अपने घर से लाएंगे? बाकी कोयला कहाँ से आएगा? हम लाएंगे क्या भैया? कहाँ से आएगा फिर बाकी कोयला? बिल्कुल आपने सही कहा अमिताभ जी। 30% कोयला जो कम हमको मिल रहा है डोमेस्टिक कोल, जो हमारा कोल खदानों से जो हमारा एग्रीमेंट है। और इसी बीच मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहूंगा कि सभी को पता था कि कोल खदानों से जो कोयला हमको मिलना चाहिए अगर सही मात्रा में नहीं मिल रहा था, इसका इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने 12 तारीख को सभी पूरे देश के ऊर्जा मंत्रालयों की एक बैठक बुलाते हैं और बैठक बुलाने के बाद आर के सिंह की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश को कोयला की कमी होगी, इसलिए 18 तारीख तक उत्तर प्रदेश 2.25 मिलियन टन आयातित कोयला मतलब विदेशी कोयल की खरीद कर ले। जैसे हमको इसकी भनक लगी, हमने नियामक आयोग में याचिका लगाया कि महोदय 6 अप्रैल को देश के जो हमारे प्रहलाद जोशी जी जो हमारे कोयला मंत्री हैं, उन्होंने कहा देश में कोई भी कोयले की कमी नहीं है। और आर के सिंह साहब ने भी कहा कि कोयले की कमी नहीं है। फिर विदेशी कोयला जो खरीदने की बात चल रही है वो लगभग 17,000 रुपया प्रति टन है, जिससे हमारी बिजली जो है 80 पैसा से लेकर 1 रुपया प्रति यूनिट तक बढ़ जाएगी। तुरंत नियामक आयोग ने कहा भाई ये क्या बवाल है, आपको एकाएक ये पता चल गया कि आपको कोयले का संकट आने वाला है और आप टेंडर निकालने की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता की बिजली दरों में जब बढ़ोतरी होगी इसका खामियाजा कौन देखेगा? अंततः नियामक आयोग ने जब इंटरवीन किया हमारी याचिका पे, तो पावर कारपोरेशन जो 18 अप्रैल को टेंडर निकालने जा रहा था विदेशी कोयला खरीदने का, उस पर तो रोक लगा दिया। फिर नियामक आयोग ने कहा कि भाई जो ये आप विदेशी कोयला खरीदने की बात कर रहे हैं, ये तो आपकी पुरानी मशीनों में चलेगा भी नहीं, तो इसको क्यों खरीदने जा रहे हैं? तो जो मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है अमिताभ जी, देश के ऊर्जा मंत्री, देश के कोयला मंत्री कहते हैं कोयले की कमी नहीं है और बंद कमरे में मीटिंग करके एडवाइजरी जारी करते हैं कि विदेशी कोयला खरीद लो। ठीक है, तो हम बताएंगे ये ऐसा क्यों होता है। अवधेश जी ठीक है, ठीक है, आएंगे दोबारा। सुधा जी अभी नहीं हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। जानते सब है, कह नहीं पाते, हम कह भी देंगे कैसे ऐसा क्यों होता है। 2-3 बातें छोटी छोटी वो मुझे याद आ गई आप लोगों को सुन के। फिर मैं कृष्णमोहन भाई के पास चलूंगा और भाजपा का उत्तर लूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक कवि थे हमारे मित्र, उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी, वो मुझे आज तक याद है। वो मैंने उस वक्त शो में कही थी, तो बाद में अखिलेश जी एक बार मिले तो उनको ये लाइनें याद थी। उन्होंने कहा आपने वो लाइनें सुनाई थी कि कल रात मुझे, ये काम बीजेपी ने ठीक किया, बाकी कमियां इन्होंने भी बहुत की है, वो भी बताऊंगा अभी। कल रात मुझे मेले में, सुधा मिश्रा, कल रात मुझे मेले में बिजली रानी मिली। मैंने पूछा बिजली कैसी हो? बिजली बोली मौज में हूं, आजकल कन्नौज में हूं। ठीक, वो लफड़ा खत्म हुआ, ये तो अच्छा है। दूसरा एक उदाहरण दे दूं, ये बीमारी एक तरफ की नहीं, जो अवधेश बता रहे वो एक पक्ष है, इसमें 100 पक्ष हैं। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर है इलेक्ट्रिक का उत्तर प्रदेश में। एक कोयला का रोना क्या रोए भैया। आजम साहब चीफ मिनिस्टर के रुबाब वाले मंत्री थे उस सरकार में। मैंने एक स्टोरी करवाई, बच्चों से कहा जरा इसको पड़ताल करके आओ, देखो कि सबसे ज्यादा लाइन लॉस कहां पर शो हो रहा है, यानी बिजली चोरी कहां हो रही है।
मुझे जान के आश्चर्य हुआ, आजम खान के इलाके साहब के इलाके में 37% से ज्यादा बिजली चोरी थी और मूछों पर ताव दे के थी। बोले कौन माई का लाल वसूलेगा बिल? क्या मोहल्लों में बिल भेजना ही बंद कर दो? बोले जी हुजूर कर दिया। क्या ये भी एक समस्या है। और जो बात अवधेश जी ने कही ना, अधिकारी बाढ़ कब आएगी ये सबको पता, कक्षा 5 के लड़के को पता, कृष्णमोहन जी, लेकिन अधिकारी तब तक सोता रहता है, मसट्टी मारे रहता। मसट्टी समझते हो? जग रहा है लेकिन चुपचाप आंख बंद किए बैठा है, मसट्टी मारे रहता है। जब झमाझम बाढ़ आ जाती है तो वो आता है, कहता हुजूर अब SOS खरीदारी करनी पड़ेगी, मैकू लाल के यहां से मंगवा लेते हैं सामान, अब टेंडर फेंडर का तो टाइम नहीं है। क्या बोले क्या दे रहा? बोले 50 रुपए की मोमबत्ती दे रहा है, लेकिन अब लेनी पड़ेगी, क्या करें? क्या इसीलिए कोयला का मामला आ गया। जब वो कोयला यहां चलेगा ना, ऐसी अंगीठी जिसमें वो कोयला जल नहीं सकता, कौन कोयला लाएगा? अगर ला रहा तो इसका मतलब कुछ और खेल है उसमें। यही दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। और कृष्णमोहन जी, बाकी जो लोगों ने कहा उसका उत्तर दीजिए। मेरा एक स्पेसिफिक सवाल, जो अधिकारी, चाहे वो सेक्रेटरी, अवर सचिव, कौन कौन सचिव होते मंत्रालय में, बिजली विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मान लो ऐसे हिंदी में, क्या कृष्णमोहन जी, अगर वो मैं मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और वो मेरे पास आए और कागज दे और कहे कि सर इस पे चूंकि एकदम गर्मी का मौसम आ गया ना, गर्मी का मौसम आ गया इसलिए डिमांड ज्यादा, इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे, तो हम वो कागज हाथ में पकड़ते कहेंगे कि सबसे पहले तो आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो मैं आपको हटा भी दूंगा और जेल भी भेज दूंगा। ये गर्मी का मौसम आ जाएगा और मांग बढ़ जाएगी, बात क्या कोई जादू से तत्काल पता लगती है? ये कोई गुप्त बात है जिसको खोज के अधिकारी लाए हैं, और जिस बात को एक अरविंद कुमार में ट्वीट कर रहे हैं। पांडे जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं, क्या गर्मी का मौसम कभी ऐसा हुआ कि अप्रैल में ठंड पड़ी हो? अप्रैल में, मई में, जून में ठंड पड़ी हो, ऐसा कभी अवसर क्या देखा मौसम किसी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जो अधिकारी ऐसा कर रहे हो उनको गुलगुला क्यों खिला रहे हो? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जब से इस तरह की परेशानी आई है, तुरंत सब पे कार्रवाई करने की बात हुई और सबको निर्देश दिया गया है कि अगली बार ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप तैयार रहिए। तो एक बात है, हम आते हैं कि जो वर्तमान में हमारे यहाँ जो 7 विद्युत केंद्र है, उसमें जो हमारा उत्पादन हो रहा है वो 23,000 मेगावाट, 21,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, और जो जरूरत है भाई वो है 23,000 मेगावाट की। जो वर्तमान में जो आज के परिदृश्य में जब ये बिजली के संकट बढ़े, जब ये तापमान बढ़ा है, तो जी इन दोनों की स्थिति में 2,000 का अंतर है, जिसमें से अब ये है कि वास्तव में ठीक बात है कि भाई गर्मी तुरंत तो आ नहीं जाती और गर्मी हर साल आती है, तो इस पे कार्य क्यों नहीं होता है? इसके लिए हमने 3 थर्मल प्लांट अलग से औरैया में, आंवला में और एक जगह बना रहे हैं, जो जिससे आने वाले समय में जो बिजली की कमी महसूस होती है वो दूर करेंगे, और वो गैस संयंत्र से बना हुआ है। एक बात। दूसरी बात, 5 साल का कार्यक्रम है ये, 5-10 साल वाला है। हमने उस पे काम किया है, और आप देखेंगे अब्दा भाई, याद होगा यही उत्तर प्रदेश था जहां पे एक बिजली चोरी कितने बड़ी समस्या थी कि एक मंत्री और दर्जा 2 का सबसे बड़ा मंत्री आदरणीय शिवपाल जी कहते थे बलिया में जाकर, गाजीपुर में जाकर, मऊ में जाकर कि तुम हमारी सरकार बनाओ और कटिया लगा के चलाओ बिजली, कोई बिजली जमा करने की जरूरत नहीं है, चोरी कर सकते हो। हमने उसको सुधारा, हमने जो ऊपरगामी जो बिजली है, जो तार है उसको अंडरग्राउंड कराया, और ढेर सारी ऐसी व्यवस्था की जिससे कि ऐसे बिजली की चोरी में कटौती आई, कमी आई। और अब हम इसको, दूसरी बात, बिजली खपत के साथ साथ अब बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास जो कनेक्शन नहीं लिए हुए थे, तो सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से देखे तो यह उत्तर प्रदेश था जहां पे इस सप्ताह में एक दिन में तो एक दिन रात में बिजली आती थी और 6 से 7 घंटा बिजली आती थी। हमने 24 घंटे 22 घंटे बिजली देने का काम किया है। यही उत्तर प्रदेश से 5 वर्षों तक
बाकी है ये। कृष्णमोहन पांडे, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक बात बताएं, एक बार रुको भाई कृष्णमोहन जी, एक बार रुको। सारे राजनेताओं से मैं कहूंगा अपने पुरखों से सीखो। पांडे जी हमसे मत सीखो, पुरखों से सीखो। ये आपकी बगल में जो बैठे हैं इसके मेहंदी है, आपसे पहले ये थे सरकार में 6 साल पहले, क्या तब ये भी वही चश्मा लगाए थे जो आप लगाए हो? इनको भी किसी की बात समझ नहीं आती थी तो आज वहां बैठ गए क्या? इनसे पहले मायावती जी थी, वो भी वही चश्मा लगाई थी, उनको किसी की नहीं समझ में आती थी, तो वो कहां है सब देख ही रहे। कांग्रेस भी वो और महंगा चश्मा लगा के आई थी, बड़ी पार्टी थी, तो उनकी स्थिति क्या हुई आप देख ही रहे हो। ये जो बाबू लिख के कागज ले आते ना सर, बोले कि हाँ भाई कितनी बिजली सप्लाई हो रही, बोलो सर 24 घंटे, बोले डन, लाओ मैं एक ट्वीट कर दूं 24 घंटे बिजली सप्लाई की बधाई। अब जनता को वो ट्वीट जो है आपका पांडे जी छाती पे खंजर सा लगता है। वो देख रहे कि 8 घंटा बिजली नहीं आई और आपने ट्वीट ठोक दिया 24 घंटे का, तो और नाराजगी बढ़ती है। जैसे कोई आदमी उतरे कहीं मोहल्ले में और उसको उसका पीए बता दे कि सर यहां सबको 1-1 किलो रसगुल्ला बांट दिया और सबने भरपेट खा लिया, अब वो भूखे बैठे 9 दिन से, और उतर के नेताजी ने पूछा हाँ भाई सबने रसगुल्ला खाया, तो फिर नेता का कुर्ता साबुत बचना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा तो ना बोलते तो कम लफड़ा था, ये मैं कह रहा हूं। अवधेश जी एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, हर सरकार में ये बाबू का भ्रमजाल है जो नेताओं को मृगतृष्णा में फंसाए रखता है। एक मायावती जी के समय में, सुन लो सवाल सुन लो मेरा, मायावती जी के समय में एक बड़े नौकरशाह थे, उनने एक ही दिन में 20-25 MOU करा दिए थे, क्या बोले हर 2 जिला छोड़ के 1 जिले में बिजली बनेगी। ठीक, शायद ही कोई बड़ा खिलाड़ी बचा हो जो जमीन न ले लिया उस दौरान बिजली के नाम पर, क्या अगर उतने सब चालू हो गए होते, अब तो मायावती जी को गए कितना समय हो गया सरकार से, तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश पैदा कर रहा होता, वो कहां गए MOU? अवधेश जी लग रहा है अवधेश जी तो कोई टेक्निकल बात नहीं समझ। अवधेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई जरा पता करिए अवधेश, हाँ तो बताइए ना कि आज की डेट में उनको हम जी ठीक चार्ज केवल दे रहे हैं, उसके पहले भी ऊपर नहीं चल रहा। जी अमिताभ जी, और अमिताभ जी एक चीज आपने अभी जो सवाल बहुत ही गूढ़ सवाल किया कि सबको पता है अप्रैल ना अवधेश, मेरा सवाल अभी ये है, गर्मी रहती है और हर साल यही होता है। मेरा सवाल अभी ये है, मायावती जी के समय में 15, 17, 18 लोग पकड़ के लाए गए थे, सबसे MOU हुआ था, कहा था ये लोग बिजली बनाएंगे, बड़े लोग हैं, क्या सबको बड़ी बड़ी जमीनें मिली थी, उससे बिजली बनी कि नहीं बनी, या वहां गोबर प्लांट लगा दिया, क्या किया है? आज की डेट में जो पकड़ के लाए गए थे, जो पावर हाउस लगा भी लिए थे, उनके पावर हाउस यहाँ बंद है। क्यों इसलिए बंद है? क्योंकि वो इतने महंगे प्रोजेक्ट है कि उसको पब्लिक उत्तर प्रदेश की उस बिजली को, महंगी बिजली को नहीं अफोर्ड कर सकता। तो आज आधा तो पावर हाउस बंद है। यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अवधेश जी को टेक्निकल समस्या, और SK मेहंदी कुछ आ रहे हैं अवधेश जी आपके पास, तब तक मैं कहूंगा थोड़ा टेक्निकल रूट चेक करिए अवधेश जी का। SK मेहंदी जो मायावती के समय में जो लोग बिजली के बनाने का फार्मूला लाते हैं, वही अखिलेश यादव के समय में लाते हैं, वही योगी आदित्यनाथ के समय में लाते हैं। ठीक, मुझसे नाम न लेवाइए क्या। और चश्मा भी एक ही है, एक ही दुकान से सब खरीदते हो, इधर शपथ ली उधर चश्मा आ गया। वो कहां है जो 18, 15, 17 एक ही दिन में लाए गए थे? दे दस्तखत, दे सील मोहर, खटाखट बोले ललितपुर में बनाएंगे, ये गुरसाहिबगंज में बनाएंगे, जलालाबाद में, ये फिरोजाबाद में, ये पटरौना में, कुछ न। मैं तो डर गया, मैंने सोचा इतनी बिजली ना बन जाए कि करंट लग जाए सबको। वो लगा, वो जमीन के खेल में आए थे, वो जमीन लेके ठीक हो गया। मेहंदी साहब जी, एक्सटेंशन आपकी सरकार ने भी दिया था। बहुत अच्छा सवाल बोले भाई मिठाई का मामला है, आने दो। नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल बालूशाही वगैरह चलने दो।
नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल इस वक्त मौके पर पूछना जायज भी है। देखिए, सबसे पहले सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जितनी पूर्ववर्ती सरकार है, सबके प्रयास से आज देश उस स्थान में पहुंचा है जहां पर हम हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। मैं आना चाहता हूं, जो अखिलेश जी के समय में पावर स्टेशन डेवलप किए गए थे, जो क्षमता बढ़ाई गई थी थर्मल की, उस पर बड़े पैमाने पर काम हुआ सपा सरकार में, और कुछ काम बाकी रह गया था जो अंतिम समझिए समय में था, वो काम हुआ। परिणाम ये था कि जो विगत 5 वर्ष बीता है, कहीं ना कहीं जो 12 से 17 की सरकार थी, उसका प्रयास था जो अच्छी लाइट लोगों को मिली। ठीक, मेहंदी साहब, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 12 से 17 में भी हम तो आंख का हाथ वाला पंखा करते करते हाथ टूट गया। ठीक, हमको ना समझाओ यार भाई, ये आपको बाबू बताते हैं ना, मुश्किल तो यही है। बाबू पर्चा देते हैं, बोले हुजूर ये पढ़ देना। जी अमिताभ जी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो मुझे लगता है कि बहुत आप बड़े पत्रकार हैं, हमारा अधिकार बनता है कि आप मेरी बात सुने। आप मेरी बात जी जी। ऐसा है, जैसे आज कोई रेलवे लाइन डेवलप की गई तो आज तुरंत उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब वो रेलवे लाइन चालू हो जाएगी तब उसका सरकार को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा। जो 12 से 17 यानी 12 में हमारी सरकार बनी, लगातार जो हमने पावर स्टेशन। एक मिनट बड़ा बादब आपको रोकूंगा। अवधेश वर्मा हम सबसे ज्यादा बिजली काम जानते हैं, इनका काम ही ये दिन में एक बार बिजली मंत्री जरूर मिलते हैं। पिछले 20 साल हो गए क्या, इतना बड़ी एसोसिएशन चला रहे, ये हमसे ज्यादा समझदार, इनसे पूछ ले। अवधेश वर्मा, मुझे बताओ 12 से 17 कौन कौन से पावर स्टेशन जो मेहंदी जी बता रहे करे इतने बना दिए थे कि मामला बिल्कुल झमाझम हो गया, भक्काटा, एक बल्ब जलाओ 10 बिल्कुल चमन अमन चैन हो गया था। देखिए अमिताभ जी, एक चीज आपको मैं बता दूं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात हो, चाहे ये सपा की बात हो, चाहे वो भाजपा की बात हो, एक चीज आप समझ लीजिए, पावर हाउस लगाने से केवल बिजली नहीं मिलती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने 2023 तक कोई पावर हाउस न लगाने के लिए रोक लगा दी है। यहाँ जो भी आप बता रहे थे पावर हाउस लगाने की बाढ़ आ गई थी, और वो बाढ़ आने से क्या फायदा, जब उसका फिक्स कास्ट ही पता चला कि 5 रुपया पर यूनिट है और वायबल कास्ट 10 रुपया पर यूनिट है, और ये लेकर 12 रुपया पर यूनिट हो गया, और एक्सचेंज पर हमको बिजली 6 रुपया पर यूनिट में मिल रही है, तो हम उन पावर हाउस से बिजली खरीदेंगे कि एक्सचेंज पे जाएंगे। ये जो राजनीति की जा रही है, इसीलिए पूरे नियामक आयोग को उत्तर प्रदेश में एक मिनट अवधेश वर्मा, ये बताइए, ये जो पावर हाउस का खेल था, ये क्या बालूशाही से प्रभावित था, मोतीचूर के लड्डू से? बिल्कुल आपको मैं बताऊं, ललितपुर का पावर हाउस जो भी बात कर रहे थे, ललितपुर में पावर हाउस जहां से पानी, और वो पावर हाउस लाते लाते बोला कि साहब ये 11,000 करोड़ का पावर हाउस बनेगा, और जब वो बनके तैयार हुआ तो बोला साहब 16,006 करोड़ का पावर हाउस सपा सरकार में तैयार हो गया। मैं उसका आपत्ति करता था, हमने कहा भाई 16,006 करोड़ का पावर हाउस कैसे बन गया, और वो मुकदमा चलते चलते अब जाके फाइनल हुआ। मैं आपत्ति करता हूँ, 4,000 करोड़ ज्यादा वो बता रहा था, जो सपा सरकार में 16,006 करोड़ में पावर हाउस लगाने का एग्रीमेंट हो रहा था। अभी नियामक आयोग ने जब उस पर फैसला सुनाया तो कहा 3,500 करोड़ ज्यादा है, और उपभोक्ता परिषद बात सही कह रहा है, इस पावर हाउस की लागत 12,000 करोड़ के आगे नहीं जाएगी। अब 26 पैसा पर यूनिट बिजली दर भी कम हो गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य में पावर हाउस लगाने से प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिलती। प्रदेश की जनता को बिजली तब मिलेगी जब टेक्निकल फिजिबिलिटी और टेक्निकल आधार पर सस्ती बिजली के पावर हाउस लगाए जाएंगे और प्रदेश की जनता को सुलभ तरीके से उपलब्ध होंगे। जी ठीक बात, ठीक बात, आपने अच्छी ज्ञानवर्धन किया। एक मिनट रुकना होगा। सुधा जी, मैं तो नब्ज पकड़ता हूं, ये बालूशाही, मोतीचूर का लड्डू, चमचम और रसमलाई का खेल है पावर हाउस, क्या होना जाना इससे कुछ नहीं, कुछ हुआ होता उससे भला तो फिर आदमी हाथ से पंखा नहीं कर रहा होता ना, एटा मेटा फरुखाबाद मैनपुरी में। बताइए सुधा जी। जी अनिरुद्ध सर, जैसा आपने कहा, आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 5 संयंत्र हैं जो काम कर रहे हैं, उनके सर्विस स्टेशन बहुत सारे हैं। मैं चूंकि जहां पली बड़ी हूँ, दर्शन नगर 132 जो केवी स्टेशन सर्विस स्टेशन है, मैं वहां पली बड़ी हूँ, मेरे पापा वहां जॉब करते थे, तो मैं जानती हूँ जो इतनी बातें की जा रही हैं, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, कोई भी जाके देखे कि जो प्रॉब्लम है, जो पुराने संयंत्र हैं, पिछले 20 वर्षों में किसी भी संयंत्रों का कोई भी बदलाव नहीं किया गया, कोई नए उपकरण नहीं आए, जो पुरानी चीजें थी स्टेशनों पे उसके
उसके कर्मचारी उन्हीं पे कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके अपने जीवन को दांव पे लगा के। मैं घटना का सन बताती हूँ आपको, 2015 की बात है, जब दर्शन नगर में आग लगी थी। मैं वहाँ पे उस समय खुद मौजूद थी। पलकी से सीधे वहाँ से ट्रिप कराया गया तो वहाँ की आग बुझी। उस आग का जो आवाज था वो 22 किलोमीटर तक उसकी आवाज की घरघराहट सुनी गई। मैं वहाँ पे स्वयं मौजूद थी और जो संयंत्र से जो इंजीनियर थे नंगे पांव हाथ बंद करने के लिए गए थे। आप सोचिए अगर वो आग रह जाती, वहाँ पे 35 से ज्यादा परिवार रहते हैं अपने लोगों के साथ, पूरे संयंत्र में आग लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि सारी जो मशीनरी है पुराने उसके रख रखाव के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया है। बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, सरकारें सब कह रही हैं, लेकिन आज तक उसके रख रखाव, आप जाके वहाँ पे एक बार सरकारों तक पहुंचे, वहाँ पे जो घर बनाए गए थे उन घरों में झाड़ झंखाड़ जो रहते हैं वो खुद करते हैं, कुछ ही व्यवस्था नहीं जाती है। कहाँ से चली आएगी? और वो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, जब आप उनकी ही देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर सुधा, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं इस पर जवाब लूंगा कृष्णमोहन पांडे से। कृष्णमोहन जी, जो बात डॉक्टर सुधा कह रही हैं वो बड़ी व्यवहारिक बात है। एक तो मानवीय पहलू अलग है, दूसरी बात है कि अगर हम मशीनों को और तकनीक को समय के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो महंगी हो जाएगी, थकाऊ हो जाएगी, कम उत्पादन देगी, ज्यादा खर्चा लेगी और जोखिम बढ़ जाएगा। कृष्णमोहन जी। अमिताभ भाई देखिए क्या है कि जब से हमारी सरकार बनी है 3 चीजों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अरे अब तो सरकार 6 साल हो गए, मतलब 5.5 साल होने जा रहे हैं महाराज। हाँ बिल्कुल। हम सर्वाधिक जो काम कर रहे हैं वो बिजली पे काम कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और सड़क पर काम कर रहे हैं। तो बिजली पे जो काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक उत्पादन हो, उसको सुरक्षित बिजली लोगों को कैसे कब तक पहुंचाई जाए, कैसे पहुंचाई जाए, इसकी चिंता है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया। और आप देखते वरिष्ठ पत्रकार है आप, और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सर्वाधिक बिजली देने का काम किया है हमने, किस तरह से सर्वाधिक बिजली देने के लिए आप पहले उनकी सुविधाओं को भी आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो शक्ति है उससे वो लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर बड़े आत्मविश्वास के साथ बड़ी जिम्मेदारी इस पर बोला जाता है। बिजली होगी वो साफ बिजली होगी और उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कब करेगी भैया, कब करेगी? जो एक मिनट सुधा जी, 24 घंटा बिजली देने काम कब करेगी? यही तो समझने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे, आप यही उत्तर प्रदेश जहाँ पे 7 घंटा बिजली मिलती थी और पिछले 5 वर्षों बीते 5 वर्षों में आप देखेंगे, आप देखिए आपसे बड़ा चैनल आपको पत्रकार जगह पे है उत्तर प्रदेश में 15 से 16 घंटा एक मिनट रुके कृष्णमोहन जी, एक मिनट रुके। मेहदी साहब अभी रुकिए। अवधेश वर्मा, मुझे जरा ये समझाइए, मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ 3 के 5 वर्ष के कार्यकाल में आपके हिसाब से कौन सा कार्यकाल ऐसा था सरकार का जिसमें बिजली उत्पादन वास्तव में बढ़ा? देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं, एकदम आपने सही अमिताभ जी सवाल किया। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि बीएसपी के कार्यकाल में जो गांव का रोस्टर था वो 13 घंटे बिजली मिलती थी। सपा सरकार में वो लगभग 14 घंटे तक गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18 घंटे गई। अब सवाल ये आता है कि बिजली, देखिए जो भी आपने कहा अप्रैल मई जून का संकट रहता है कि जब हमको गर्मी लगती है और हमको ये लगता है कि हमारी बिजली हमें भरपूर मिलना चाहिए। सपा सरकार जब उसमें भी हम गर्मी में झेल जाते थे और बीएसपी सरकार में भी हम पनाह मांग लेते थे। और भाजपा, क्योंकि इसका कारण यह है कि लगातार कंज्यूमर हमारे बढ़ते रहते हैं। जो आपके बीएसपी सरकार में 80 लाख कंज्यूमर थे, सपा सरकार तक 1 करोड़ 40 लाख कंज्यूमर पहुंच गए। अब बीजेपी सरकार में 3 करोड़ 6 लाख कंज्यूमर पहुंच गए। तो उसके हिसाब से हमें अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ अमिताभ जी, जो शायद इन लोगों को नहीं आइडिया होगा, समझ लें। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 3 करोड़ जो हमारे उपभोक्ता उनके द्वारा लिया गया लोड है आज की डेट में 6 करोड़ 80 लाख किलोवाट और 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता है जो वो लगभग 4 करोड़ 80 लाख किलोवाट के बराबर है। मतलब हमारे द्वारा लिए गए लोड में सिस्टम में 2 करोड़ % बिजली चोरी का लोड। तो जब डायवर्सिटी फैक्टर 1/4 होता है तो गर्मी में ये सिस्टम इनका कांपने लगता है। मैं बार बार यही चिल्ला रहा हूँ पिछले 15 साल से कि भाई पहले जो सिस्टम आपका है वो हमारे उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए लोड के समतुल्य करिए, डायवर्सिटी फैक्टर 1/1 करिए। और ये लोग सुनते रहते हैं और गर्मी में जो आपने कहा, गर्मी में यही कहते हैं कि बहुत डिमांड बढ़ गई, अभी 3 महीने बाद
फिर ये अपना एसी कमरे में बैठ के समीक्षा करने लग जाएंगे सभी पार्टी के लोग। हम सभी पार्टियों से कहना चाहेंगे, इस 3 महीने में अगर आप हमको बिजली नहीं दे सकते तो जब बिजली फ्रॉड कोई लेने वाला नहीं तो तुम्हारी इसमें क्या खासियत है भाई? वो तो हम ओपन एक्सेस में भी ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात किया अवधेश वर्मा ने, बिल्कुल ठीक बात की। ठीक अवधेश जी, एक बार रुकिए। मसला वही है, कोई सरकार रही हो, अब 90% आबादी तो ऐसी है मेहंदी साहब उत्तर प्रदेश में, ठीक, जो गर्मी में भी प्राण संकट में आने पे पंखा चलाती है, क्योंकि बिजली पैसा भी लेती है ना, बिल भी आता और एक बल्ब जलाती है, ठीक। जाड़े में जरा सा, जाड़ा छोड़ो, जरा सा पानी बरसे अगस्त से ही वो कहती कि बिजली का काम बिल्कुल न्यूनतम कर दो, ठीक। सारे सरकार, सारा सिस्टम, सारा ब्यूरोक्रेसी, सारे पावर हाउस, उन सबका इम्तिहान अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन्हीं 4 महीने में तो होता है। और इन 4 महीनों में कोई सरकार महीने नहीं देखी जो हाफती मुझे सड़क पर बैठी न मिली हो। मेहंदी साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता से जो यहाँ पर वक्ता बैठे हुए उनसे भी और मुख्यमंत्री जी से भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि समय के साथ अगर सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे तो दूरदर्शन जैसा हाल होगा बिजली विभाग का, जैसा दूरदर्शन का हाल हुआ देश में और बीएसएनएल का हुआ, वही स्थिति होगी। आज समय के साथ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत ये है उत्तर प्रदेश की, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कि ये नेता नहीं चला रहे उत्तर प्रदेश, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, आईएएस चला रहे हैं। आईएएस अफसर जितना समझा देता उतना समझ जाते हैं, उतना समझा देते हैं। अब ये हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, ये मौजूदा सरकार से पोषित लोग हैं, अब जाहिर सी बात है बात तो करेंगे ही सरकार की। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा पावर स्टेशन डेवलप होने के बाद, जब कोयला के दूसरे नंबर के हम विश्व में देश हैं, आज कोयले की कमी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि मौजूदा सरकार ने विद्युत को लेकर गंभीरता से नहीं लिया। रुकिए मैं साहब, कृष्ण मोहन पांडे, समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई हम तो इतने पावर हाउस बनवा दिए थे, क्या उतनी बिजली खर्च नहीं कर सकती थी यूपी? आपने वो पावर हाउस के ताले नहीं खोले क्या? मैं आपसे मैंने अपने में अभी हम लोग के जो एक्सपर्ट बैठे हो भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 80 लाख उत्पादन, 80 लाख उपभोक्ता थे इनकी सरकार में, 80 लाख, और ये बिजली देते थे अधिकतम 24 घंटा। हमारे यहाँ 3 करोड़ से ऊपर बढ़े, उसके बावजूद भी बिजली दी हमने 18 घंटा, 18 से 20 घंटे, 22 घंटे तक बिजली दी कई जगहों पर। तो हम सही रहे कि इनकी सरकार में सही रहे। दूसरा, इतना उत्पादन इन्होंने बिजली का किया तो मात्र 80 लाख लोगों को 24 घंटा बिजली क्यों नहीं दे पाए? इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आप कटिया व्यवस्था में रहते थे। आपके नेता कहते थे कि आप कटिया लगा लो, हमारी सरकार में तो कटिया लगा लेना, चोरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भ्रष्टाचार कर लेना। अधिकारियों को फोन करके किस तरह से बिल मैनेज किया जाता था, 1 लाख की बिल 10,000 जमा करके और उसको 0 बैलेंस कर दिया जाता। क्या उत्तर प्रदेश भूल गया है? दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि कोयला की कोई कमी नहीं। मैं आपको बता दूं, 7.25 करोड़ टन जो है कोयला संयंत्रों के पास है, आईसीएल कोल के पास है, और 2.201 करोड़ कोयला जो है। अरे पानी जी, ये कौन इतना समझ पाएगा, है ना? देखो लड़कू और रज्जाक थोड़ी इतना जा पढ़े लिखे कि वो इतना गणित समझे। ये सीधी समाज बात करो, ये बाबू के लिए छोड़ो। बिजली की कहीं कमी आ रही है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिजली खरीद के भी कहीं से भी बिजली खरीदो और उत्तर प्रदेश को सप्लाई करो। ठीक। एक मैं अवधेश वर्मा से एक सवाल और ले लूं, फिर अवधेश वर्मा को इजाजत भी, उनको जाना भी है कहीं। अवधेश जी, अभी उत्तर प्रदेश में लाइन लॉस कितना है, ट्रांसमिशन लॉस? देखिए अभी तो जिसमें बिजली चोरी भी शामिल होती है जी। देखिए जो टीएनडी लॉस है वो लगभग 25% के ऊपर है और 20% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है अभी नियामक आयोग की टैरिफ पे फाइल किया है। तो आज की डेट में ये कहना एकदम उचित होगा कि आज भी लगभग 3 से 4 हजार करोड़ की बिजली चोरी साल में हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा एक चीज अमिताभ जी, मैं जाते जाते आपके चैनल पर एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। अभी केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि महंगी बिजली जो लोग पावर एक्सचेंज पे बेचते हैं वो 20 रुपया तक बेच रहे थे। तो हमारे ही प्रस्ताव पर केंद्र ने 1 अप्रैल को कानून बनाया कि 12 रुपया की सीलिंग 12 रुपये के ऊपर नहीं बेची जाएगी। आज ही अभी हमने पावर एक्सचेंज पर यह पकड़ा है कि पावर एक्सचेंज
लेकर 17 रुपया में बिजली बेची जा रही है। आपदा में औसत तलाशने की बात हो रही है। फिर मैं केंद्र सरकार के केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से तुरंत फोन मिलाया। हमने कहा भाई आपने 12 रुपए की सीलिंग लगाई है, क्या 17 रुपए में बिजली बेच रहा है, पावर एक्सचेंज पर बेची जा रही है, आपदा में औसत तलाशने की बात हो रही है, तो ये किस प्रकार से कानून बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी से बात करना चाहूंगा कि भाई जो इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं वो एसी कमरे में बैठकर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, नहीं तो ये जो मुनाफाखोरी लोग करने वाले लोग हैं कि आपदा में औसत बड़ी अच्छी बात की आप कर देंगे। इस गर्मी में जब केंद्र सरकार ने कैपिंग कर दी कि 12 रुपया प्रति यूनिट से ऊपर कोई बिजली नहीं भेज सकता, तो फिर जो बिजली एक्सचेंज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है भारत का, उसमें 17 रुपया तक बिक रही बिजली। डॉक्टर सुधा, एक और दूसरी बात, बिजली बिक रही सो तो बिक रही, 3 से 4 हजार करोड़ रुपया भगवान का नाम लेके बिजली चोरी के खाते में जा रहा है क्या? और मैं ये नहीं मान सकता कि बिजली चोरी का अखंड कार्यक्रम सर्वशक्तिमान राजनेताओं के संज्ञान के बिना, संरक्षण के बिना संभव हो जाए। सुधा जी, ये भी एक पेच है कि नहीं? बिल्कुल। इस बात को जब तक राजनीतिक दल सब मान के इस बात को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, अपना अपना करके जब तक से बात होती रहेगी, ये क्योंकि आप अपने जब हमें कुछ काम करना हो तो मैं उसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ, दूसरा कर रहा है तो कैसे बुरा कह सकता हूँ। जब तक मानसिकता के साथ कार्य करेंगे अपने देश में, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं है। सबसे पहली बात है कि अपने काम को अच्छा दिखाने के लिए पहले आपको दूसरे काम को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि चोरी हो रही थी, हमने चोरी खत्म की। ये बात कहने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि चोरी कहाँ कहाँ कितनी कितनी हो रही थी। किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के ऊपर हम बस हवाला दे दे कि इसने किया था, हम नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं, बोल देना, बोलना और करना, इसमें कथनी का अंदर से बनाया नहीं गया था। जिसने भी इस मुहावरे को बनाया होगा उसने पूरे संसार के अनुभव को देखा होगा। ये बात जो हम कह देते हैं, तो राजनीतिक लोगों को मिलके इस पे चर्चा करके कि आपकी सरकार में चोरी इस कदर हो रही थी, हमारे में ऐसी हो रही है, हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। अगर विद्युत जो प्रॉब्लम है, जो समस्या हर बार आ रही है, तो हमें आके बैठ के अपनी नीतियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पे कीचड़ फेंक के अपने देश की जनता जो पंखी हवा में रहती है, एसी में नहीं रहती है, एसी में आप रहते हैं, वो पंखे को चलाने के लिए बिजली मांग रही है, एसी में बैठने के लिए नहीं मांग रही है। तो हम कम से कम बैठ के जो चोरी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की सुना आपने। एसके मेहंदी साहब, इतना बड़ा बिजली चोरी का जो वो है ना गैप, ये इसने भी उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की कमर तोड़ने में बिल्कुल उल्लेखनीय योगदान किया है। बिजली चोरी ने भी अभूतपूर्व, और राजनेताओं के उदार हस्त संरक्षण के तले बोले भैया हमने कॉलोनी काट दी, बोले ठीक है डाल लो कटिया, हम बोल देंगे इंजीनियर को। क्या इंजीनियर बोले उधर नहीं जाना, अपने ही लोग हैं। क्या चल रहा है धकाधक, भुगत रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोग, मतलब जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। 4 महीने सरकारें हाथ खड़ी कर देती हैं, बरसात में थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू करती हैं। मेहंदी साहब, ये तो सुधारो भाई सब लोग मिलके। नहीं अमिताभ जी, टेलीविजन चैनल पे बैठकर बोलना तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन मुझे किसी बात की कोई डर नहीं है। मैं बहुत सच बात कहने जा रहा हूँ, ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और पावर कॉर्पोरेशन के लोग हो सकता हो रात में सोचे इस बात को, अगर बात उनके तक पहुंच गई। सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से, बहुत नजदीक से हमने देखा है, और कई लोग ऐसे हमारे संपर्क में, चूंकि मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और तमाम जो एडवोकेट हैं उसके पावर के हमारे संपर्क में है, बातचीत होती रहती है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत गंभीर बात है, ये गंभीर आरोप भी मैं लगा रहा हूँ। जी लगाइए। असली जो बिजली चोरी हो रही है ये आम जनता से नहीं हो रही है। असली चोरी ये जो डिपार्टमेंट है इसके संरक्षण में चोरी हो रही है। जैसे मान लीजिए पावर कनेक्शन 20 है, 20 पावर कनेक्शन है। अब वहां के जो स्थानीय इंजीनियर है उन्होंने सेटिंग कर लिया 15 से,
पता ये चला जितना उनको करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, अंडर केबल सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कर दिया और उसके बाद फिर उनसे मोटी रकम नीचे से ले लिया। और लोड कहाँ जा रहा है? लोड तो जा रहा है पावर सेंटर पे। बड़े पैमाने पर अगर बिजली की चोरी हो रही तो कारखानों के जरिए हो रही, फैक्ट्रियों के जरिए हो रही है, इंडस्ट्रियों के जरिए हो रही, और इसमें सरकार का संरक्षण पूरी तरीके से प्राप्त है। इधर 4 से 5 साल में बड़े पैमाने पर चोरी बढ़ी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को ठीक आपके इस पर उत्तर ले लूं मैं कृष्णमोहन पांडे से। एक मिनट, आप मेरी बात जी। और जहां बात रही बिजली चोरी का, तो अब कहाँ बिजली चोरी हो रही है? अब तो अंडर केबल सिस्टम है। अब तो वो लाइनमैन आता है, वो खोलता है, पैक करता। पहले जब तार का क्लंपिंग सिस्टम था तब कटिया लगा के लोग ले लेते थे। अब तो अंडर केबल सिस्टम है। जरा भाजपा के लोगों से पूछिएगा, ये अंडर केबल सिस्टम हमने दिया था, अपनी सरकार में हमने पास किया था। आज तक उत्तर प्रदेश में जवाब ले लें उतने मैं जो बात अब एसके मेहंदी ने कही, ये बात भी ठीक होगी, स्वाभाविक तौर पर उनका अनुभव है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने एक बहस की थी 7-8 साल पहले, उसमें जब वो आंकड़े निकलवाए थे तो रामपुर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बिजली चोरी वाला जिला पाया गया था, क्योंकि वहां आजम खान के कद का मंत्री था। अब वहां तो कोई कारखाना लगा नहीं रामपुर में, तो जो लोहा बना रहा है। रामपुर में तो बड़े पैमाने पर कारखाना है। तो आप ज्यादा जानते हैं, फिर मैं अपनी विड्रॉ कर ले, तो आप पूरा देश जानते हैं। तो रामपुर में क्या हुआ? स्टील बनती है, क्या बनता है बताइए? सीमेंट की फैक्ट्री है, स्टील है। बिजली तो इन्हीं में ज्यादा जाती है ना भैया। लड्डू बनाने की दुकान खोलने में तो, फैक्ट्री खोलने में तो बिजली लगती नहीं उतनी। रामपुर क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है क्या उत्तर प्रदेश का? नहीं ना। इसलिए वो भी एक एस्पेक्ट है, उसको भी समझना हमको चाहिए भाई मित्र। कृष्णमोहन पांडे, ये जो बात एसके मेहंदी साहब ने उठाई, ये बात भी ठीक है। अगर विभाग के लोग, पहले एक खेल होता था, मीटर में बिल में ज्यादा रकम आती थी, बाद में वो बाबू अधिकारी मैसेज भेजते थे कि आ जाओ बैठ के बात कर लें। 20,000 रुपए का बिल है, वो 5,000 में सेटल कर लेते थे, 5 खुद लेते थे। ऐसा होता था, आप भी कराए होंगे, बाकी लोग भी सभी कराए होंगे क्या? क्योंकि वो भेजते ही इसलिए थे ऐसा बिल। एक दूसरी बात जो मेहंदी साहब ने कही कि बड़ी कहां चक्कर में पड़े अधिकारी, एक बड़ी फैक्ट्री सेटिंग कर ली, उसी में गंगा नहा लिए। ये 4,000 करोड़ रुपया कहीं तो डूब ही रहा है ना कृष्णमोहन जी। अगर इसको ही हम रोक ले, 5% पर ले आए 25 की जगह, बिजली चोरी और लाइन लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, तो बहुत सारी समस्या उत्तर प्रदेश की निपट जाए। पांडे जी, ठीक बात। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस पे लगी है, इसके लिए अंडरग्राउंड केबल की व्यवस्था हो रही है। दूसरा, घर घर स्मार्ट मीटर लगाने की बात नहीं, वो तो मेहंदी जी करेंगे, हम लगा के गए थे अंडरग्राउंड केबल। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, परंतु हमारे मित्र ने जो कहा कि ये जो चोरी होती है, समझा, ये इनकार वो बोल रहा है। इनकी सरकार में यही होता था। हमारी सरकार में जब इसको हमने रोकने का प्रयास किया, रोक भी रहे हैं, तो अब लोग बिलबिला रहे हैं और हम इसको रोकेंगे, 100% रोकेंगे। आप नहीं रोक पाए तभी आप कोयला खरीदने की स्थिति में नहीं है। आप नहीं रोक पाए तभी आप कोयला खरीदने की स्थिति में नहीं। और बोलते थे कि कटिया लगाओ, हमें सरकार में दे दो, हम सरकार चलाएंगे, तो कटिया लगाओ। तो आपने जो दिखाया था वो एक बागी है, कर्नौज में बात कर रहे हैं। 3 से झूठ तो कोई और इनका अनुभव बोल रहा है कि व्यक्ति लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ये कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, जिसमें मीटर में जो बिल आएगा उसको देना होगा, और क्या करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप ठीक बात है, आपने जो कहा ये 5% देना चाहिए, हम तो कह रहे हो जिस तरह से कुछ हो गया आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति है, उसको शून्य से लाएंगे, कम से कम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में बिजली का अभी जो संकट अभी हम देखो पांडे जी, एक बात कहें पांडे जी, बाकी सब कहानी, मैं तो सीधी सपाट एक बात पूछ रहा हूं आपसे, ठीक? 1 घंटे की बहस हो गई।
उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ये स्थिति कब नसीब होगी कि वो जितनी चाहें उतनी बिजली जलाएं या जितनी उनकी जेब परमिट करे उतनी बिजली उनको आराम से मिले, चाहे महीना जुलाई हो, चाहे जून हो, चाहे दिसंबर हो और चाहे फरवरी हो। ऐसा कब होगा? मैं झाऊ झाऊ नहीं उलझना चाहता कि गोविंद वल्लभ पंत ने ये किया, नरेंद्र तिवारी ये कर गए, विश्वनाथ प्रताप ये कर गए, मुलायम सिंह के समय में हुआ, अखिलेश यादव के समय में हुआ, मायावती, इस झाऊ झाऊ कहाँ उलझ करूंगा, कितना उलझू? मैं तो आप पूछ रहा हूं 25 करोड़ लोगों को ऐसा शुभ दिन कब देखने को मिलेगा? अमिताभ जी, अब ये जो सरकार हमने बनाई है योगी 2.0, एक साल के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश बिजली सिर्फ 24 घंटा देगा ही नहीं, दूसरे राज्यों को बेचने वाली भी, दूसरे राज्यों को देने वाली स्थिति उत्पन्न करने जा रहा है, क्योंकि हम बिजली में आमूलचूल परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश सरकार एक नई इबारत लिखने जा रही है जो एक साल के अंदर आपको दिखने लगेगी। और अगले महीने से इस व्यवस्था, अभी पूज्य जी ने जिस तरह से व्यवस्था और अपने हाथ में लिया है, एक साल तो मैं बहुत लंबा समय बताऊं, एक महीने के अंदर आपको व्यवस्था से दिखने लगेगी। हाँ सुधा जी 30 सेकंड सिर्फ जी। मैं बस भाई से ये बोलना चाहती हूँ, पांडे भाई से, कि आपने मैग्सेसे पुरस्कार हरीश पांडे जी का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बताया था कि हम कैसे अपनी व्यवस्थाओं को कर सकते हैं। तो हमें अब विकल्पों की तलाश करनी है। राजनीति बहुत हो गई कि तुमने क्या किया, हमने क्या किया, करना चाहिए, करेंगे, इससे जनता नहीं मानने वाली है। सच में अगर हमें कुछ करना है तो आपके देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके पास विकल्प दिए हैं, आपको उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। सिर्फ बहस करके हम किसी का उपाय नहीं ढूंढ सकते। ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात कही। मेरा चिंतन थोड़ा दूसरी तरह का है। एक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो चीजें समझाने की कोशिश करती है उसको भी पढ़िए, लेकिन उसको क्रॉस चेक करिए जाके ननकू और रज्जाक के घर। जो लिखा है बाबुओं ने सही है कि नहीं, और फिर इतनी ताकत रखिए, वो तो खैर नहीं है, किसी में नहीं थी और किसी में होगी इस पर भी मुझे शक है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे, नरपुंगव। चंद्रशेखर जी का एक उदाहरण दूंगा, पांडे सुन लीजिएगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए, हालात बहुत खराब थे देश भर में, पता ही है, दंगे हो रहे थे। अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, विमल जालान वित्त सचिव थे। विमल जालान पहुंचे प्राइम मिनिस्टर से शिष्टाचार मुलाकात करने और देश की आर्थिक स्थिति बताने। सुन लीजिए पांडे जी, आपके काम की ज्यादा, बाकी लोग तो विपक्ष में हैं, ठीक? तो एक 3 पन्ने का नोट दिया। चंद्रशेखर जी हमारे मिजाज के आदमी थे, ये कहिए हम चंद्रशेखर के मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने 2 पन्ने तो पलटे खटाखट, और तीसरे पन्ने पे आके जो ऑपरेटिव पार्ट था, लास्ट पैरा, ठीक, उस पर उन्होंने निगाह गड़ाई। उसमें जालान ने लिखा था कि देश की उसके फंड की स्थिति बहुत खराब है और 3 से 4 महीने ही भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड कोष से, राजकोष जिसको सरल भाषा में बोलते, उससे देश का खर्चा चला सकती है। क्या उसके बाद खर्चा नहीं चल पाएगा? अब आपको निर्णय करना है क्या? अब देखिए बलिया के उस आदमी ने क्या किया जो आप लोग कोई नहीं कर पाए, न मेहंदी साहब कर पाए, न सुधा जी की पार्टी इतने साल नहीं कर पाए, ना आप कर पाए। चंद्रशेखर ने कहा, भाई जालान साहब, आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आप जाके अपने दफ्तर इस्तीफा भेज दो। क्या? कोई मीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई मैराथन बैठक नहीं कि जिसमें 2-4 किलो काजू खप जाए। चंद्रशेखर ने ऐसा कोई लफड़ा नहीं पाला। क्या बोले, जब देश की ये स्थिति हुई उस समय से, तब आप ही वित्त सचिव हो ना, तो जब आपके रहते ये स्थिति हो गई तो अब आप आगे रहने लायक तो नहीं हो, बाकी तो हम देख लेंगे, चलो जाओ। हटा दिया जालान को। क्या आप में वो साहस है कि आप बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से कहे कि जो ये आप लाए हो प्रलाप पत्र बनाकर कि गर्मी बढ़ जाने से मांग बढ़ गई, बोले आप तो इस्तीफा दो पहले, फिर हम देख लेंगे, हम कृष्णमोहन पांडे को बना देंगे चेयरमैन, लेकिन आप जाओ, आपको नहीं रखेंगे। इतना साहस चाहिए मित्र, है ना? समस्याएं तब सुलझेंगी
भाषण तो मैंने अच्छे अच्छे सुने। इस देश में नेताओं के बोलने की क्षमता पर कोई शक है क्या? अद्भुत ओरेटर लोग रहे, क्या क्या गजब बोले, क्या सुन लो तो मन बाग बाग हो जाता ना क्या? लेकिन एक बात कह दूं, बात थोड़ी कड़वी है। आप सब लोग रह लिए। उत्तर प्रदेश में दूसरा नोएडा नरेंद्र तिवारी के बाद कोई बसा पाया? नहीं ना, न कांग्रेसी न गैर कांग्रेसी, कोई नहीं बसा पाया। क्या भाषण तो तिवारी जी से अच्छा भी दे सकते हो सब लोग, लेकिन बसा नहीं पाए ना। और उत्तर प्रदेश में काम करने वाले नेता, अभिनेता, अधिकारी, सबकी जान नोएडा में बसती है कि नहीं मेहंदी साहब? ये तो आप भी जानते हो। क्या अब बलिया में कौन रहना चाहता है? गाजीपुर, पटरौना में कोई रहना चाहता है? भगवान के नाम लो। कोठी तो नोएडा में चाहिए है। मेम साहब शॉपिंग भी यहीं से करती हैं सबकी, बाली बच्चा भी यही पढ़ते, साली सलेज। क्या चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मनुवादी हो, चाहे कोई वादी हो, है ना? जितना मंत्री अपने घर नहीं जाते उससे ज्यादा नोएडा आते हैं। इसका मतलब नोएडा में कुछ तो है। तिवारी जी बना के गए। खैर वो विषय आज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अधिकारी ये प्रलाप करते हैं बाढ़ आ जाने के बाद कि हुजूर बरसात ज्यादा हो गई इसलिए बाढ़ आ गई, एक बार ऐसी मन कड़ा कर लीजिए मेरे कहने से, ये कहने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करा लीजिए। क्या? और उससे कहिए चूंकि आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, क्या इसलिए आपको इसी आरोप में गिरफ्तार कर ले रहे, क्या पद से भी हटा रहे? क्या संभव नहीं है? सारे पाप कट जाएंगे जनता के। और जो अप्रैल में आके ये बताने की कोशिश करे कि सर गर्मी पड़ रही है, असल में क्या उसके साथ भी यही सलूक होना चाहिए, या उससे पूछा जाना चाहिए कि हे प्रभु, ज्ञानियों में अग्रणी वो वर्ष बताइए जब अप्रैल में बर्फ पड़ी हो। और आप लोग उनके साथ जब इतने सहज और मधुर हो जाते हैं, कहते हैं भाई साहब आपको मेरी कसम काजू लीजिए मीटिंग में, तो हमको लगता है कुछ मामला साठ गांठ का है। क्या मेहंदी भाई अभी कह रहे थे कि ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। मैं तो जीवन खुद देखे उतनी बातें बोलता हूं, बाकी नहीं। ठीक है, आरोप राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको लगाना चाहिए। पूर्व की एक सरकार में एक निर्णय हुआ कभी, तो जब वो सरकार नहीं रही तो मैं बैठा था अनौपचारिक तौर पर, तो मैंने पूछा उस सरकार को चलाने वाले से कि भाई वो निर्णय कैसे हुआ, वो तो उसकी बड़ी आलोचना किया। तो उन्होंने एक अधिकारी का नाम लिया, बोले मैं तो उनको जानता भी नहीं था, वो लाए थे उनको, तो मैंने कर दिया। क्या मेहंदी साहब अब नाम न खुलवाइएगा, हैं मेरी खामोशी से बहुतों की आबरू रह जाएगी। क्या सरकारें ऐसे ही चलती हैं मेरे दोस्त। क्या अब फिर एक अगर खरी बात कह के मैं विदा लूं, सुधा मिश्रा तो मंत्री है नहीं, क्या चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति भी नहीं मान लीजिए मंत्री बना, जिसने जीवन को पढ़ा हो, गांव देहात को। क्या कल तक जो आदमी बहुत सामान्य राजनीतिक घटनाओं में संलिप्त था, है वो अचानक से हो जाए निवेश प्रोत्साहन विभाग का मंत्री। क्या तो उसकी समझ में क्या आएगा? सबसे बड़ी समस्या तो है कि अंग्रेजी में जो लिख के आए इसका क्या करें, किधर से पढ़ना शुरू करें, किधर से छोड़ें, क्या करेंगे? सच्ची बात है मालिक, बुरा मत मानना कोई। क्या क्योंकि आप तो बालपन से आंदोलन में हो, आपका विशेषज्ञता नहीं ना उसमें। अचानक से मान लिया जाता है कि जो मंत्री है वो सर्वज्ञ है। क्या
अब जो 10वां पास मंत्री है वो उच्च शिक्षा मंत्री हो जाए, वो क्या जानेगा? उसको तो कोई बताएगा ही नहीं, समझाएगा ही ना। ये भी बड़ी समस्या है मित्र, कड़वी है लेकिन है बात सच्ची। देश के एक बड़े पोर्टफोलियो देश का, जिसमें हिंदी में कुछ भी नहीं होता लगभग पांडे जी, उसमें एक खांटी हिंदी पृष्ठभूमि के नेता मंत्री हो गए क्या? मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनसे एक ही सवाल किया ऐसे ही। मैंने कहा भाई ये बताओ आप, यहां तो सब मामला गिटपिट चल रहा है और फाइल भी सब गिटपिट है। तो उन्होंने कहा हम चक्कर में नहीं पड़ते, हमने तो अधिकारी से कह दिया कि भैया फाइल के ऊपर एक सादा पन्ना लगाओ, उसमें हिंदी में एक पैराम लिख के लाओ, इसके अंदर टोटल मामला क्या है। क्या चाहिए है? कितने लोगों को थर्मल पावर स्टेशन आनपारा नानपारा ये समझ आएगा है? घर के लिए कोयला लाने अलग बात है और यहां का कोयला समझना अलग बात है। ये अंगीठी थोड़ी जलानी घर में, बताइए भैया। कल तक भाजपा युवा मोर्चा लोहिया वाहिनी चला रहे थे, है सेवा दल, आज औद्योगिक विकास के मंत्री हो गए। मंत्रियों का भी क्रैश कोर्स होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए भारत में। मैंने बड़े बड़े निरीह मंत्री देखे बंद कमरे में, जो बाहर आके जोरदार बनते हैं ना क्या अधिकारियों के सामने कि भाई देखो चौबे जी चलाना आप ही को है, बस ये क्या ऐसा ध्यान रखना फंसू नहीं कहीं क्या, और फंसू नहीं थोड़ा आप जानते हो राजनीतिक तौर पर खर्चे अर्चे, बाकी ठीक है चलाओ आप ही। मैंने देखा है तो चलाएंगे तो ब्यूरोक्रेट ही। अच्छा सच्ची बात बताओ आप लोग, अगर मान लीजिए एक 71 की लड़ाई के हीरो हैं बाबा साहब, MS बाबा, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूं, बहुत बड़े योद्धा हमारे एयरफोर्स के। 71 की लड़ाई में अकेले चले गए पाकिस्तान जहाज लेके और वहां के 15-16 टैंक ध्वस्त करके वापस आ गए। मैं उनसे मिला पांडे जी एक बार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री ये समस्या मालूम क्या है क्या, हमारे यहां आप युद्धक विमान खड़ा कर दो क्या, तो उसका मुंह किधर है पूंछ किधर है ये नहीं बता पाएंगे मंत्रालय चलाने वाले, जो रक्षा मंत्रालय चलाते हैं क्या। मैंने कह रहा बाबा साहब ने कहा था क्या, क्यों? क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि दूसरी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा ब्यूरोक्रेट चलाएं, लेकिन आपने लोक जीवन तो देखा है, आप ये क्यों कैसे मान लेते हैं उनकी बात। मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं, वो बने ही इसलिए है कि शासन चलाए, शासन तंत्र को व्यवस्थित करें, लेकिन ये तो तर्क नहीं माना जा सकता है कि अप्रैल में गर्मी पड़ रही है, अगस्त में पानी बरस रहा है, दिसंबर में सर्दी है। ऐसे तर्क देने वालों को तो कम से कम डासना भेजो जेल, एक थाली कंबल गेट पे दो और अंदर करो। मेरा ताल्लुक इतने से है, अब उतना समय बदल गया, जो पैसा देने को तैयार है मित्र उसको तो पूरी बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया, अरे बिजली तो मिले कम से कम भाई। जवाहरलाल जी के कोट से मैं बात समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था कि सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन अगर प्रगति करनी है तो बिजली इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि बिजली के बिना प्रगति संभव नहीं। प्लस गति, और गति आती है बिजली से, इसलिए बिजली पर ध्यान ज्यादा दीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए,
Brought to you by केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।